Hi दोस्तों, I welcome you all to the Sahas Institute, your own personalized tuition. फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में आज के इस सेशन में हम लोग हमारे पैम्पलेट का एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं और ये एग्जाम्पल थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो चलिए ये सॉल्यूशन हम लोग शुरू करें। इससे पहले आप लोग अपने साथ हमारे साहस स्टडी पैम्पलेट, आपकी नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर सब लेके रेडी हो जाओ और मेरे साथ साथ इस पूरे एग्जाम्पल को समझ के अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। देखो दोस्तों, यहां पे क्या कहा हुआ है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एज ए 31 मार्च 2017 ऑफ जय एंड विजय। प्रिपेयर रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट। देखो रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है ऐसा बोल दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द कंसीडरेशन ऑफ नेसेसरी एडजस्टमेंट। मतलब कि एग्जांपल में क्या बनाना है क्लियरली बोल दिया है, रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। इसका मतलब यह होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट होता है वो ऑलरेडी दे दिया होगा हमें, पर कुछ एडजस्टमेंट ऐसे होंगे जो कि ट्रेडिंग अकाउंट को इफेक्ट करते होंगे, जिसकी वजह से हमको रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पे बनाने के लिए नहीं कहा है, करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा है, बट मैं यहां पे आपको प्रैक्टिस के लिए वो टेबल भी बना के समझाऊंगा। हालांकि अगर वो नहीं बनाने के लिए कहे हैं एग्जाम में तो बनाने की जरूरत नहीं है, और उस केस में भी पोस्टिंग क्या होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आप दोनों तरह से क्लियर हो जाओ कि अगर फुल फ्लेज सिर्फ ऐसा कहा है यहां पे एग्जाम्पल में कि प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ जय एंड विजय, तो आपको सारी चीजें बनानी होगी। तो उस केस में क्या बनेगा वो भी समझाऊंगा, और यहां पे इस एग्जाम्पल में सिर्फ जितनी चीजें बनाने के लिए कहा है उसके एंगल से भी मैं इसे समझाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी तरह से पूछे आप सभी तरह से रेडी हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहां पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो आप लोग अपने हाथ में अपना पैम्पलेट या तो फिर टेक्स्ट बुक, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, वो हाथ में ले लो और पेंसिल ले लो, और सभी चीजों का बाइफरकेशन मैं समझा रहा हूं, आप भी अपने साथ साथ लिखोगे। देखो सबसे पहले है कैपिटल अकाउंट, और नीचे देखो यहां पे करंट अकाउंट के भी बैलेंस दे दिए है। अब करंट अकाउंट दिया है, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि यहां पे फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम है, और फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम हो तो कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। अब यहां पे एग्जाम्पल में बोल दिया है कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाना ही नहीं है, सिर्फ करंट अकाउंट ही मेंशन किया है, तो कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बनवाऊंगा। तो कहां कहां रिकॉर्ड हो सकता है, तो अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो ये रिकॉर्ड होगा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, पर अगर हम एग्जाम्पल को फॉलो करें और कैपिटल अकाउंट ना बनाए तो सीधा रिकॉर्ड होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो या तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखोगे और बाद में इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करोगे, या तो फिर सीधा बैलेंस शीट में ही लिख दोगे। उसके बाद करंट अकाउंट है, और करंट अकाउंट में देखो पहले जय जो है उसका यहां पे क्रेडिट बैलेंस है 20,000, तो वो रिकॉर्ड होगा करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, जबकि जो विजय है उसका 5,000 का डेबिट बैलेंस है दोस्तों, तो वो रिकॉर्ड होगा करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, और ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर देना। ये एडजस्टमेंट का टिक मार्क बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट का टिक मार्क मैं कर रहा हूं, आपको अगर लगता है इंपॉर्टेंट तो टिक करना। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो उसकी सिर्फ एक ही इफेक्ट आती है, और वो होती है बैलेंस शीट में असेट साइड पे। उसके बाद है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब अगर डेबिट दिया है तो ग्रॉस लॉस होगा, क्रेडिट दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट दे दिया है, पर आप ऊपर एग्जांपल में ही टाइटल में देखोगे तो रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही है, मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट को इफेक्ट करते हुए एडजस्टमेंट है ही। तो फिर हमें ये ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट है, जो कि यहां पे क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, उसको हम लोग लिखेंगे रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। और अगर
ये रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ना होता दोस्तों, तो उसको हम रिकॉर्ड करते सीधा P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, और उस केस में ट्रेडिंग अकाउंट बनता ही नहीं। पर यहां पे बनाना है तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, और ये रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट होगा। देन कैश ऑन हैंड जो कि बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा, करंट अकाउंट विथ बैंक, और यहां पे बैलेंस देखो 7000 डेबिट साइड पे दिया हुआ है, मतलब ये हमारा बैंक में पड़ा हुआ पैसा है, तो असेट हो गई। देन फिक्स्ड डिपॉजिट विथ बैंक, ये हमारा बैंक में इन्वेस्टमेंट, मतलब बैंक में हमारे पैसे हैं, तो ये भी असेट हो जाएगा। डेटर्स भी हमारे लिए असेट है। सैलरी एक्सपेंस है तो वो आएगा P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे। फ्री होल्ड लैंड, लैंड हमारे लिए असेट है तो बैलेंस शीट असेट। प्लांट एंड मशीनरी, ये भी असेट है तो बैलेंस शीट असेट। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये भी असेट है तो बैलेंस शीट असेट। उसके बाद फैक्ट्री ऑन लीज, लीज होल्ड प्रॉपर्टी जैसा हो गया, तो ये फैक्ट्री भी हमारे लिए असेट है। पर देखो यहां पे ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी है, लीज विल बी एंडेड ऑन 31 मार्च 2021, मतलब यहां पे ब्रैकेट में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, मतलब यहां पे हिडन एडजस्टमेंट है। तो ये लीज होल्ड फैक्ट्री या फैक्ट्री ऑन लीज, इसके ऊपर मैं हाईलाइट कर देता हूं, आप लोग अंडरलाइन करोगे कि यहां पे एडजस्टमेंट आ रहा है, हिडन एडजस्टमेंट है। लीज होल्ड फैक्ट्री या फिर फैक्ट्री ऑन लीज रिकॉर्ड होगा बैलेंस शीट में असेट साइड पे, पर यहां पर एडजस्टमेंट भी है। और यहां पे एडजस्टमेंट में जो इंफॉर्मेशन दी है कि लीज विल बी एंडेड ऑन 31 मार्च 2021, ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर रहा हूं, आप भी इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना। अभी आगे हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त मैं इसको अच्छे से इलैबोरेट करने वाला हूं। चलिए, फैक्ट्री ऑन लीज बैलेंस शीट में असेट साइड लिखा, उसके बाद है लोन ऑफ पार्टनर विजय, और क्रेडिट बैलेंस दिया है, मतलब विजय ने फर्म को लोन दी है, तो फर्म के लिए लायबिलिटी हो जाएगी। और यहां पर भी ब्रैकेट में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है 1 अक्टूबर 2016 से, और पार्टनर ने लोन दी हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, तो ये भी हिडन एडजस्टमेंट है, तो उसको भी आप पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। मैं यहां पे ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं ताकि पता चले कि ये हिडन एडजस्टमेंट है। क्लियर? हिडन एडजस्टमेंट अभी हम सारे सॉल्व करेंगे। अभी याद रखना कि ये लोन की अमाउंट लायबिलिटी साइड आएगी। देन डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, तो ये डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स ट्रायल बैलेंस का है, तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड में से माइनस होता है, याद करो फॉर्मेट, डिस्काउंट अलाउड ट्रायल बैलेंस प्लस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स एडजस्टमेंट माइनस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स ट्रायल बैलेंस। तो नॉर्मल केस में देखने जाए तो ये P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे डिस्काउंट में से माइनस होता है, इसलिए मैं अभी इसको यहां पे लिख रहा हूं, पर आगे इसको इफेक्ट होता हुआ एडजस्टमेंट आ रहा है दोस्तों, तो उस वक्त हम इसको देखेंगे कि क्या रिकॉर्डिंग चेंज होगा। देन बेड डेट रिजर्व, ये P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे बेड डेट में से माइनस होता है, तो यहां पे लिखेंगे P&L डेबिट माइनस बेड डेट, वो पूरा बेड डेट का टेबल है, बेड डेट ट्रायल बैलेंस प्लस बेड डेट एडजस्टमेंट प्लस बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट माइनस ये बेड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस, तो इसको माइनस करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम P&L डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी P&L डेबिट, क्रेडिटर्स या तो सप्लायर्स, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है, तो यहां पे लिखेंगे L। बेड डेट P&L अकाउंट डेबिट साइड पे अभी हमने पूरा बेड डेट का टेबल डिस्कस किया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस P&L डेबिट एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी P&L अकाउंट डेबिट। तो दोस्तों यहां पे हमारा ट्रायल बैलेंस का सारा बाइफर्केशन खत्म हुआ। उसके नीचे हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, तो अब हम लोग नोटबुक में क्या करेंगे, तो नोटबुक में टाइटल दोगे आप लोग सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 2, और सबसे पहले हम लोग ये एडजस्टमेंट्स के वर्किंग करेंगे। और दोस्तों मैं आपको सारे एडजस्टमेंट्स के सॉल्यूशन करवाऊंगा, सारे वर्किंग समझाऊंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एडजस्टमेंट मेरे लिए समझना काफी सिंपल है और आप उसका वर्किंग नोट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो चलिए 6 एडजस्टमेंट दिए हैं, एक एक करके हम लोग ये सारे एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करते हैं। देखो हमारा पहला एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹200, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, तो ये 200 रुपीज की दो इफेक्ट क्या आएगी, तो एक P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे देखो प्री वर्ड आया है, प्रीपेड। मैंने कहा था जब एडजस्टमेंट सॉल्व करवाए थे तब
कि अगर प्रीपेड या प्री रिसीव्ड, प्री वर्ड आता है तो वो माइनस करना होता है। तो यहां पे हम माइनस करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम में से, और इसकी दूसरी इफेक्ट जाएगी दोस्तों बैलेंस शीट में असेट साइड पे। तो यहां पे हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम को अंडरलाइन कर देंगे, आप लोग अंडरलाइन करोगे। मैं यहां पे एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट को येलो फ्लोरोसेंट कलर से हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको पता चले। देखो ये रहा इंश्योरेंस प्रीमियम, आप लोग इसके नीचे अंडरलाइन कर दोगे। क्लियर? चलिए, उसके बाद हमारा सेकंड एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखना दोस्तों। वो कहा है विड्रॉ जय विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹2000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। देखो जय जो कि एक पार्टनर है, उसने पर्सनल यूज के लिए 2000 का गुड्स विड्रॉ किया है। तो अगर गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है तो गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस में से माइनस होगा। यहां पे हम लोग रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले हैं, तो एक इफेक्ट जाएगी रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड माइनस परचेस। अब कोई स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन ये रहेगा कि सर परचेस ही नहीं है तो हम लोग माइनस कहां से करें। तो इसके बाद एक ऐसा एडजस्टमेंट आने वाला है जो कि अनरिकॉर्डेड परचेस का हम लोग लिखने वाले हैं, तो उसमें से माइनस कर देंगे। बट सपोज ऐसा है कि और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं और सिर्फ यही वाला एडजस्टमेंट है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में इफेक्ट करता है और परचेस में से माइनस करना है, और परचेस रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ट्रेडिंग में से माइनस का मतलब होता है दोस्तों ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे। तो आप ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर भी लिख सकते हो। हालांकि यहां पे डेबिट में परचेज अनरिकॉर्डेड आने वाला है तो उसमें से हम लोग माइनस करेंगे। और दूसरा, ये जय ने विड्रॉ किया है तो इसका ड्रॉइंग हो गया। तो अगर यहां पे ड्रॉइंग है तो करंट अकाउंट में दूसरी इफेक्ट जाएगी करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो यहां पे हम लोग परचेस में लिखेंगे और करंट अकाउंट में लिखेंगे। देन थर्ड एडजस्टमेंट जो कि आ गया, देखो गुड्स ऑफ ₹4000 purchased on credit on 28 March 2017 which is not recorded in the books, यानी कि unrecorded credit purchase 4000, तो अनरिकॉर्डेड है तो इसे रिकॉर्ड कर देंगे। तो रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देना पड़ेगा। और दूसरा, जहां पे परचेस है तो परचेस का सीधा रिलेशन क्रेडिटर्स के साथ होता है, तो क्रेडिट परचेस बढ़ा तो हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे। तो दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स या सप्लायर, यहां पे जो नाम दिया है उसमें प्लस। तो चलिए यहां पे हाईलाइट कर देते हैं हम लोग, आप लोग अंडरलाइन करोगे। ठीक है, चलिए तो यहां पे क्रेडिटर्स ये रहे 12,000, आप लोग इसको अंडरलाइन कर दोगे। उसके बाद फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट, उसमें क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। देखो यहां पे कहा है राइट ऑफ ₹400 एज बेड डेट, यानी कि बेड डेट एडजस्टमेंट की, एंड प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व, यानी कि दो चीजें इस एडजस्टमेंट में है। तो पहली है बेड डेट, तो वो लिख देते हैं बेड डेट ₹400। दो इफेक्ट, एक P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे बेड डेट में हमें करना होगा प्लस, और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे माइनस फ्रॉम डेटर्स। और उसके साथ साथ इस एडजस्टमेंट में दूसरा कहा है 5% बेड डेट रिजर्व, तो यहां पे दूसरा पार्ट आएगा BDR। और उसकी भी दो इफेक्ट तो दोस्तों सेम ही रहती है, एक P&L अकाउंट डेबिट साइड प्लस इन बेड डेट, और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड माइनस फ्रॉम डेटर्स। पर यहां पे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी इसकी अमाउंट ढूंढने में। तो पहले देखो कि डेटर्स की वैल्यू क्या दी हुई है यहां पे। तो यहां पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे डेटर्स हमें मिलेंगे, ये रहे ₹18,400। तो ये 18,400 यहां पे मैं लिख देता हूं डेटर्स 18,400, जिसमें से सबसे पहले ये 400 रुपए बेड डेट के माइनस होंगे, तो माइनस बेड डेट एडजस्टमेंट का, तो इसको माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 18,000। और अब ये बेड डेट रिजर्व 5% जो है BDR
एट 5%, ये इस 18,000 के होते हैं। तो 18,000 के 5% बिना कैलकुलेटर के भी हो सकता है, बट फिर भी कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत ना रहे इसलिए मैं दिखा रहा हूं। देखो कैलकुलेटर पे आप लिखोगे 18,000 इंटू 5%, तो क्या आया 900। तो यहां पे 900 हो गया हमारा बीडीआर, तो उसको माइनस करेंगे तो 17,100 ये डेटर के आउटर कॉलम की अमाउंट हमारी हो जाएगी। और यहां पे ये बेड डेट रिजर्व के एडजस्टमेंट की इफेक्ट हम लोग 900 रुपीज से पास करेंगे। तो यहां पे एडजस्टमेंट में हम लोग डेटर्स और इसके साथ साथ बेड डेट को हाईलाइट कर देते हैं, आप लोग अंडरलाइन करोगे। देखो ये बेड डेट रिजर्व ऑब्वियस है कि ये टेबल में ही जाने वाला है। ये बेड डेट 200 रुपए और ये डेटर्स 18,400 मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप लोग अपने पैम्पलेट में इसको अंडरलाइन करोगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, वो क्या है? देयर इज नो नीड ऑफ डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। मतलब हमने एडजस्टमेंट के लिए लिखा था कि डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे डिस्काउंट में से माइनस करेंगे, पर अब यहां पे बोल दिया कि डिस्काउंट रिजर्व की जरूरत ही नहीं है। तो जब ऐसा बोल दिया हो तो ये जो डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स जो कि हमें ट्रायल बैलेंस में दिया हो, गिवन इन ट्रायल बैलेंस, नाउ इट विल बी रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। अब P&L में डेबिट साइड वो माइनस वाला कुछ नहीं करना है क्योंकि डिस्काउंट रिजर्व की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा यहां पे देखो हमने ट्रायल बैलेंस में आप लोग लास्ट में देखोगे तो ये डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स हमने पहले लिखा था P&L अकाउंट डेबिट साइड माइनस फ्रॉम डिस्काउंट अलाउड, पर अब उसकी जगह पे हम डायरेक्टली रिकॉर्ड करेंगे P&L अकाउंट क्रेडिट। तो पुराना वाला दिखे उस तरह से उसके ऊपर पेंसिल से कैंसलेशन का मार्क कर दो कि एक्चुअली में ऐसा होता है, पर ये एडजस्टमेंट आया 5th नंबर का, इसकी वजह से अब सीधा उसको हम लोग P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड कर देंगे और कोई इफेक्ट इस एडजस्टमेंट की नहीं आएगी दोस्तों। क्लियर? उसके बाद 6th नंबर का एडजस्टमेंट, अब यहां पे क्या कहा है? तो प्रोवाइड 20% डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड 5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। मतलब दो चीज है, प्लांट एंड मशीनरी पे 20% डिस्काउंट डेप्रीसिएशन हमें चार्ज करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या दी हुई है। तो यहां पे देखो एग्जांपल में ये प्लांट एंड मशीनरी 20,000, तो यहां पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। पहले हम लोग इस एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट लिख देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी है तो एक P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे होगा और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड पे माइनस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा। ये इसकी दो इफेक्ट आने वाली है। अब इसकी वैल्यू क्या? तो हमने देखा कि 20,000 के प्लांट एंड मशीनरी है, तो 20,000 इंटू 20%, तो कैलकुलेटर की जरूरत है ही नहीं, बट फिर भी मैं दिखा देता हूं कि कोई स्टूडेंट को दिक्कत ना रहे। यहां पे 20,000 इंटू 20%, तो देखो वैल्यू क्या हो गई 4,000। तो यहां पे 4,000 से ये एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट पास करेंगे। और इसी तरह से फर्नीचर एंड फिटिंग्स, उसके ऊपर 5% है। तो देखो फर्नीचर एंड फिटिंग्स की वैल्यू यहां पे क्या दी हुई है? तो ये रहे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 5,000। तो ये 5,000 की हमें इफेक्ट पास करनी है। तो चलिए कर देते हैं। पहले लिखते हैं दो इफेक्ट इसकी। तो दो इफेक्ट क्या रहेगी? एक P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड पे माइनस फ्रॉम फर्नीचर एंड फिटिंग्स, या तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। और उसकी वैल्यू के लिए देखो 5,000 रुपीज के फर्नीचर है और उसके 5%, तो कैलकुलेटर पे देख लो 5,000 इंटू 5%, तो 250। तो 250 रुपीज से ये एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट हम लोग पास करेंगे। और यहां पे हम लोग प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स को हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि यहां पे हमें लाइन ड्रॉप करनी है। तो देखो ये फर्नीचर एंड फिक्सर्स हो गए हमारे 5,000 के,
और ये 20,000 के प्लांट एंड मशीनरी। मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप इसके नीचे अंडरलाइन कर दोगे। अब देखो हमारे 6 मेन एडजस्टमेंट यहां पे खत्म हो गए। अब हमें क्या करना है, तो 2 हिडन एडजस्टमेंट आए। एक देखो ये फर्नीचर फैक्ट्री ऑन लीज वाला, जिसमें यहां पे ध्यान से देखना कि कहा क्या है, तो लीज विल बी एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 को लीज खत्म हो रही है और लीज होल्ड फैक्ट्री की वैल्यू है यहां पे देखो 30,000। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं पहले, लीज होल्ड फैक्ट्री वैल्यू है 30,000 अप टू 31 मार्च 2021। अब ध्यान से देखना दोस्तों, हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर एग्जांपल में देखो ट्रायल बैलेंस दिया है, तो कहा है कि 31 मार्च 2017 को खत्म हो रहा है। मतलब शुरू कहां से होगा, 1 अप्रैल 2016 से। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, मतलब कि ये 1 अप्रैल 2016 ये स्टार्टिंग डेट है हमारे फाइनेंशियल ईयर की। अब यहां पे लीज होल्ड फैक्ट्री कब से लीज पे ली है ऐसा नहीं दिया है, पर ये लीज पीरियड कब खत्म हो रहा है ऐसा दिया है। और यहां पे और कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो, इसका मतलब ये होता है कि हमने जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है उसी डेट से ये फैक्ट्री लीज पे ली होगी ऐसा माना जाएगा। मतलब कि यहां पे लीज पीरियड क्या हो जाएगा, तो लीज पीरियड बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं कहा है, मतलब फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ये लीज पे लिया होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2016 से। कहां तक है ये, 31 मार्च 2021 पे ये लीज खत्म हो रही है। तो टू 31 मार्च 2021 मतलब कितने साल हो रहे हैं, तो देखो 1 अप्रैल 2016 से लेके 17 पे 1 साल, 18 19 20 एंड 21 कितने साल हुए, 5 साल हुए। तो 5 साल की ये लीज है। तो यहां पे अब हमें कैलकुलेशन सिंपल हो गया कि लीज होल्ड फैक्ट्री की वैल्यू दी है 30,000 और यहां पे लीज पीरियड हमको मिल गया 5 साल। वो कैसे मिला, फिर से बोल रहा हूं, हमें क्या करना होता है कि अगर कब से ये प्रॉपर्टी लीज पे ली है ऐसा नहीं दिया है, पर कब खत्म हो रही है वो दिया है, तो उस केस में लीज हमारे फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ही ली होगी ऐसा माना जाता है। और ये फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत की डेट से लीज पीरियड कब खत्म होता है, ये डेट का ड्यूरेशन ये हमारा टोटल लीज पीरियड हो जाएगा, जो कि हो रहा है यहां पे 5 साल। और अब अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, इसके लिए सिंपल क्या करना है, तो जो टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है डिवाइडेड बाय टोटल लीज पीरियड। तो यहां पे लीज होल्ड फैक्ट्री की वैल्यू है 30,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, तो आप कैलकुलेटर पे करोगे तो 6,000 रुपए मिल जाएंगे। तो ये 6,000 रुपए राइट ऑफ करेंगे। और ये फैक्ट्री का एक्सपेंस है, देखो फैक्ट्री जहां पे प्रोडक्शन का काम होता है, मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो इसकी एक इफेक्ट आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। और यहां पे हम लोग रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले हैं, तो रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे लीज होल्ड फैक्ट्री में से माइनस होगा। अब हमने ऑलरेडी लीज होल्ड फैक्ट्री के नीचे अंडरलाइन कर दिया है, मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया और आपने अंडरलाइन करके ही रखी है, मतलब हमें पता है कि यहां पे जगह ड्रॉप करनी है। इस एडजस्टमेंट के इस वर्किंग नोट को इंपॉर्टेंट टिक कर देना, ध्यान से इसको अपनी नोटबुक में लिखना, कंफ्यूजन लगे तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुनिए ताकि ये चीज अच्छे से माइंड में फिट हो जाए। और दूसरा एक एडजस्टमेंट है जहां पे विजय की लोन है और विजय ने 1 अक्टूबर 2016 को ये लोन दी थी। अब यहां पे लोन के लिए इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है, तो हमें पता है एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दी है और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हमें 6% पर annum डेप्रिसिएशन अप्लाई करना पड़ता है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग ये विजय की लोन का जो इंटरेस्ट है उसकी 2 इफेक्ट क्या आएगी, तो एक P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। अब डिस्कस करते हैं हम इसकी वैल्यू के ऊपर। तो देखो यहां पे विजय की लोन की अमाउंट क्या है, तो लोन की अमाउंट है 30,000। देखो ये रहा सबसे पहला ही है
तो 30,000 के 6%, तो 30,000 इंटू 6% इंटू, अब देखो यहां पे लोन कौन सी डेट से ली है, 1 अक्टूबर से, तो 1 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर मंथ पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 6/12, फिर से दिखा रहा हूं ये 6 कैसे आए, तो 1 अक्टूबर 2016 से लेके 31 मार्च 2017 का ड्यूरेशन, इस तरह से 6 महीना है। तो अब इसकी वैल्यू ढूंढ लेते हैं, कैलकुलेटर पे सिंपल लिखना है आप लोगों को, 30,000 इंटू 6% इंटू 6/12, तो 900 रुपीज। इससे इस एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट पास करनी है। अब यहां पे दोस्तों हमारे ट्रायल बैलेंस का सारा बाइफर्केशन भी खत्म हो गया और जितने भी एडजस्टमेंट थे, हिडन प्लस एक्स्ट्रा, इस सबका भी वर्किंग नोट हमने कंप्लीट कर दिया। तो अब आप लोगों को क्या करना है, तो अब आप लोगों को अपनी नोटबुक में न्यू पेज पे जितने टेबल बनाने हैं उसके टाइटल देने हैं। तो सबसे पहले वाले पेज पे आप लोग टाइटल दोगे, रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जय एंड विजय फॉर ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, और यहां पे लेफ्ट साइड पे आप लिखोगे डेबिट, राइट साइड पे आपको लिखना है क्रेडिट। ये सबसे पहले आप न्यू पेज पे टाइटल दोगे, फिर आपकी ये जो भी नोटबुक है जहां पे आपको ये एग्जांपल सॉल्व करना है, और आपने पहले पेज पे ये टाइटल दे दिया ट्रेडिंग अकाउंट का, उसके बाद आप क्या करोगे, तो उस पेज को सेंटर से फोल्ड कर दोगे। अब आप इस तरह से उसे सेंटर से फोल्ड करोगे इंक्लूडिंग मार्जिन, तो आपको एक क्रीज लाइन मिलेगी। ये क्रीज लाइन आपकी सेंटर लाइन हो जाएगी, और यही से हमें दो पार्ट बनाने हैं, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। लेफ्ट वाले पार्ट पे हम लोग लिखेंगे डेबिट, राइट वाले पार्ट पे लिखेंगे क्रेडिट, और फिर पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज लेफ्ट साइड पे, और उसी तरह से पर्टिकुलर एंड अमाउंट रुपीज राइट साइड पे। इस तरह से रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट पहले पेज पे, भले छोटा हो फिर भी पूरा एक पेज उसके लिए ही आप लोग यूज करोगे, क्योंकि दूसरा वाला अकाउंट बड़ा है। और कोई भी स्टूडेंट ये गलती ना करे कि आधा P&L अकाउंट में इस पेज पे कर रहा हूं, फिर आधा बाकी के नेक्स्ट पेज पे कंप्लीट करूंगा, इससे आपको एग्जांपल सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी। सो इट इज बेटर कि थोड़े पेज जा रहे हैं, आधा पेज जा रहा है तो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे हमारे लिए परफेक्शन के साथ एग्जांपल सॉल्व करके मार्क्स सिक्योर करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप दूसरे वाले पेज पे भी इस तरह से पेज फोल्ड करोगे और टाइटल दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जय एंड विजय फॉर ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। डेबिट साइड पे अमाउंट में आएंगे पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, राइट साइड पर भी पर्टिकुलर एंड अमाउंट रुपीज। इसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पे एग्जांपल में बनाने के लिए नहीं कहा है, तो आप अगर नहीं बनाते हो और सीधा P&L अकाउंट में ही P&L का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच में कर दोगे तो चलेगा, बट मैं यहां पे आपको सिखाऊंगा, इसलिए नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय फॉर ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। सिर्फ 5-6 लाइन का बना दोगे तो चलेगा। उसी के नीचे उसी पेज पे फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी एग्जांपल में बनाने के लिए नहीं कहा है, बट मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बनाने वाला हूं, तो ये भी 4 लाइन का ही बहुत हो गया, 4 से 5 लाइन का आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। नहीं बनाते हो तो डायरेक्ट इफेक्ट क्या डालनी है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये फिर नीचे उसी पेज पे पार्टनर्स करंट अकाउंट, और ये थोड़ा बड़ा बनाना है, यहां पे 10-12 लाइन चाहिए। पेज को फोल्ड करोगे, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में पर्टिकुलर और फिर अमाउंट के लिए जितने पार्टनर्स होते हैं उतने अमाउंट के कॉलम आएंगे। यहां पे 2 है जय विजय, तो दोनों साइड पे जय और विजय के अमाउंट के कॉलम बनाने होंगे। और लास्ट वाले पेज पे बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ जय एंड विजय एज ऑन। यहां पे फॉर द ईयर एंडिंग ऑन ऐसा नहीं लिख रहा है, यहां पे लिखना है एज ऑन। और यहां पे लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट ऐसा भी नहीं लिखोगे क्योंकि ये बैलेंस शीट है। यहां पे लेफ्ट साइड पे सिर्फ लिखोगे कैपिटल एंड लायबिलिटी अमाउंट रुपीज, राइट साइड पे असेट एंड अमाउंट रुपीज। तो यहां पे आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस तरह से टेबल ड्रॉ कीजिए। पहले पेज पे रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरे पेज पे थोड़ा सा 5 लाइन का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, 4-5 लाइन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और 10-12 लाइन का पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक ही पेज पे ये 3 ले लो और नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट का टेबल ड्रॉ कर दो।
चलिए, अब आप लोगों ने ये टेबल ड्रॉ कर दिए हो तो हम ट्रायल बैलेंस में से एक एक चीज पढ़ेंगे और यहां पे रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। तो देखो, ट्रायल बैलेंस में सबसे पहली चीज है कैपिटल अकाउंट ऑफ जय एंड विजय। अब देखो, हमने यहां पे ट्रायल बैलेंस में लिखा है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट या तो फिर बैलेंस शीट लायबिलिटी। तो आप सीधा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिख देते हो तो भी चलेगा, या तो फिर आपको प्रैक्टिस के लिए मैं यहां पे कैपिटल अकाउंट में दिखाने वाला हूं। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पे जय की अमाउंट है 80,000 और विजय की अमाउंट है 60,000। तो ये यहां पे लिख देंगे, और कोई परमानेंट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैपिटल नहीं है तो सीधा इसका टोटलिंग करके बैलेंसिंग भी कर देंगे। तो यहां पे टोटल के लिए नीचे डबल लाइन, ऊपर सिंगल लाइन, 80,000 60,000। यही सेम टोटल डेबिट साइड पे लिख देंगे 80,000 60,000, और यही बन जाएगा हमारा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 80,000 और 60,000। और इसको फिर कहां पे ले जाता है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड को? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, जो कि मैंने कहा कि अगर आप टेबल नहीं बनाते हो तो सीधा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ऐसा लिख सकते हो। तो अगर आपने ये टेबल ड्रॉ नहीं किया तो सीधा अब मैं जो लिखा रहा हूं वो आप लिखोगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखोगे कैपिटल जय 80,000 और विजय 60,000, और दोनों का टोटल 80 प्लस 60 यानी कि 1,40,000 आउटर कॉलम में। तो यहां पे आप कैपिटल अकाउंट का टेबल ड्रॉ करते हो या नहीं करते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फाइनल इफेक्ट तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही जाने वाली है। बट मैंने आपको ये इसलिए समझाया क्योंकि अगर एग्जांपल में पूछा हुआ हो या अगर कुछ ना कहा हो तो बाय डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम में, तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट चीज कहिए करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में देखो, जय का जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जय का है 20,000 तो क्रेडिट साइड पे जय के कॉलम में लिखेंगे 20,000, विजय में डैश, जबकि उसके नीचे विजय का जो है वो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो वो करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और विजय के कॉलम में लिखेंगे अमाउंट 5,000। चलिए, ये रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक सीधा बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखा जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और उसकी वैल्यू एग्जांपल में दी है 27,300। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में जीपी, जो कि एग्जांपल में दे दिया है वो वाला, और यहां पे वो कितना दिया है 30,900, तो वो जो दे दिया है वो हमने यहां पे लिख दिया। उसके बाद है कैश ऑन हैंड, तो ये बैलेंस शीट में असेट साइड पे जाएगा। तो यहां पे कैश ऑन हैंड बैलेंस शीट में असेट साइड पे इसकी वैल्यू है 280। इसके बाद है करंट अकाउंट विथ बैंक। देखो, ये पार्टनर का करंट अकाउंट नहीं है, इसको कंफ्यूज मत कर देना, ये करंट अकाउंट विथ बैंक है, यानी कि बैंक बैलेंस ऐसा समझ लो आप, और इसकी वैल्यू यहां पे दी हुई है 7,000। उसके बाद दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट विथ बैंक, यानी कि एफडी विथ बैंक 40,000। उसके बाद दिया है डेटर्स, जिसपे दो एडजस्टमेंट है, एक बेड डेट का और दूसरा बेड डेट रिजर्व का। तो इसकी अमाउंट हमें इनर कॉलम में रखनी है, और डेटर्स की वैल्यू है 18,400, जिसको कि हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद है सैलरी, जो कि रहेगा P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लोग लिखेंगे सैलरी, और यहां पे सैलरी दी हुई है 18,500। उसके बाद है फ्री होल्ड लैंड, जो कि बैलेंस शीट में असेट साइड पे आएगा, और उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये फ्री होल्ड लैंड की वैल्यू सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे 60,000। पर उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, दो चीजें जो है उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो पहले प्लांट एंड मशीन, जिसको कि हम लोग इनर कॉलम में रखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है, और उसकी वैल्यू है 20,000। एक लाइन ड्रॉप करने के बाद लिखेंगे
फर्नीचर एंड पिक्चर्स, जिसकी वैल्यू है 5000 और उस पर भी एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको भी रखेंगे हम लोग इनर कॉलम में। उसके बाद है फैक्ट्री ऑन लीज, तो उस पर भी हिडन एडजस्टमेंट है, तो इसकी भी वैल्यू हम लोग रखेंगे इनर कॉलम में 30,000। क्लियर। उसके बाद लोन ऑफ पार्टनर विजय, पार्टनर ने लोन दी है तो ये फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे विजयस लोन और अमाउंट यहां पे है 30,000। हालांकि इसको हम लोग आउटर कॉलम में ही लिख देंगे, इनर कॉलम में नहीं लिखना है। सर एडजस्टमेंट की अंडरलाइन की है ना, तो पर यहां पे इंटरेस्ट जो है वो लोन में ऐड नहीं होता है दोस्तों। इंटरेस्ट ये करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जबकि लोन जो है ये नॉन करंट लायबिलिटी है, इसलिए दोनों चीजें अलग अलग है, इसलिए हम लोग इसे अलग अलग लिखेंगे। हालांकि दोनों इफेक्ट रहेगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, पर लोन अलग और उसके नीचे इंटरेस्ट हम लोग अलग से लिखेंगे। अगर बाय चांस कोई स्टूडेंट ने गलती से लोन के अंदर ही इंटरेस्ट की अमाउंट को प्लस कर दिया, तो अकाउंट में यहां पे बैलेंस शीट में एग्जांपल टैली होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, टैली हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे, बट अकाउंटिंग फंडामेंटल के हिसाब से वो रॉन्ग कहलाएगा। चलिए, उसके बाद यहां पे दिया हुआ है डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, जो कि हमने देख लिया कि पी एंड एल क्रेडिट साइड पे ही लिख देंगे सीधा। पहले हमने पी एंड एल डेबिट लिखा था, पर फिर वो एडजस्टमेंट आ गया था कि डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स की जरूरत ही नहीं है, तो हिंदुस्तानी भाव की तरह चल निकल, पहली फुर्सत में निकाल दिया इसको, तो सीधा पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो पी एंड एल क्रेडिट साइड पे लिखेंगे डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, जिसकी वैल्यू है 380 रुपीस। उसके बाद है बेड डेट रिजर्व, और बेड डेट का पूरा टेबल बनता है, तो यहां पे पी एंड एल में डेबिट साइड पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेड डेट ट्रायल बैलेंस का प्लस बेड डेट एडजस्टमेंट प्लस बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट, और उसमें से माइनस होगा माइनस बेड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। और यहां पे ट्रायल बैलेंस में बेड डेट रिजर्व की वैल्यू है 1000 रुपए, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि वो माइनस होता है। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी 1000 है और उसमें भी एडजस्टमेंट है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को भी हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम 1000 रुपए इनर कॉलम में। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जिसपे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको हम लोग सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे 600। उसके बाद है क्रेडिटर्स यानी कि सप्लायर्स, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो उसको हम लोग इनर कॉलम में रखेंगे 12,000 रुपीस। उसके बाद है बेड डेट, तो अभी हमने टेबल बनाया, तो बेड डेट 200, यहां पे ये टेबल जो हमने लिखा है उसी में लिख देंगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो वो भी पी एंड एल अकाउंट डेबिट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में। एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये भी आउटर कॉलम में। तो यहां पे दोस्तों हमारे ट्रायल बैलेंस की सारी आइटम्स का बाइफर्केशन हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें एक एक करके जो एडजस्टमेंट है ये एडजस्टमेंट का रिकॉर्डिंग करना है। तो चलिए एडजस्टमेंट की जो इफेक्ट आ रही है इसका भी पोस्टिंग हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो हमारा सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या था, प्रीपेड इंश्योरेंस रुपीज 200, जिसकी दो इफेक्ट हमने लिख दी है कि एक इंश्योरेंस में से माइनस होगा और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड। तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे जहां पे हमने इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है वहां से माइनस करेंगे माइनस प्रीपेड 200 रुपीस, तो 1000 में से 200 माइनस कर देंगे तो आउटर कॉलम में जाएंगे 800 रुपए। और ये 200 रुपए की दूसरी इफेक्ट कहां पे आएगी, बैलेंस शीट में असेट साइड पे प्रीपेड, यहां पे फैक्ट्री ऑन लीज पे एडजस्टमेंट है इसलिए इसको इनर कॉलम में रखा है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और उसके नीचे लिखता हूं प्रीपेड इंश्योरेंस 200। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट था कि जय ने विड्रॉ किया था 2000 का गुड्स, तो ये करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे गुड्स विड्रॉन
या फिर सिर्फ आप ड्राइंग लिख दोगे तो भी चलेगा। और ये ड्राइंग किया था जय ने, तो जय के कॉलम में 2000 रुपए। और इसकी दूसरी इफेक्ट रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस होगा गुड्स विड्रॉन, और इनर कॉलम में -2000 लिखते हैं। ऊपर एक लाइन मैंने ड्रॉप करके रखी है क्योंकि जो तीसरा एडजस्टमेंट है हमारा वो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज का आने वाला है और उसी में से ये 2000 माइनस करने पड़ेंगे, इसलिए इसको इनर कॉलम में रखा। और अब तीसरा वाला हमारा एडजस्टमेंट अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 4000 का है, तो उसकी एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज नॉट सेल्स 4000। तो ये 4000 में से 2000 माइनस हो जाएंगे तो आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट जाएगी 2000। और ये 4000 का अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज है, उसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जो हमारे क्रेडिटर्स थे उसमें ऐड हो जाएंगे प्लस अनरिकॉर्डेड 4000। तो ये 12000 प्लस 4000 करेंगे तो आउटर कॉलम में 16000 रुपीस की अमाउंट होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट बेड डेट एंड बेड डेट रिजर्व वाला। आप देखो सबसे पहले 400 रुपए की बेड डेट दी हुई है, हमने पूरा वर्किंग नोट लिख दिया है, तो माइनस बेड डेट एडजस्टमेंट 400 रुपए और माइनस बेड डेट रिजर्व, उसको भी हमने फाइंड कर लिया था 5% लगा के, जिसकी वैल्यू हो रही थी 900 रुपीस। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर पे देखोगे तो फाइनल 17,100 आएंगे। फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो 18,400 माइनस 400 बेड डेट एडजस्टमेंट के माइनस 700 बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट के, तो 17,100 आउटर कॉलम में। और ये 400 और 900 की दूसरी इफेक्ट पी एंड एल में डेबिट साइड पे ये हमने टेबल बनाया हुआ है, देख लो यहां पे, तो ये टेबल के अंदर हम लोग मेंशन करेंगे। देखो बेड डेट एडजस्टमेंट के यहां पे थोड़ा सा मैंने एक लाइन ऊपर नीचे कर दिया, तो मैं इसको ठीक कर देता हूं। तो यहां पे ये बेड डेट एडजस्टमेंट के 400 रुपए प्लस करेंगे और बेड डेट रिजर्व के 900 रुपीस प्लस करेंगे। तो इसकी अगर हम फाइनल कैलकुलेशन देखें तो कैलकुलेटर पे देखो 200 बेड डेट ट्रायल बैलेंस प्लस 400 बेड डेट एडजस्टमेंट प्लस बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट माइनस ट्रायल बैलेंस का बेड डेट रिजर्व 1000, तो फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में 500 रुपए। तो ये 500 रुपए को हम लोग यहां पे आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद हमारा फिफ्थ नंबर का एडजस्टमेंट जो कि डिस्काउंट रिजर्व की जरूरत नहीं थी वो वाला, तो उसका तो हमने कर दिया क्रियाक्रम, मतलब कि पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ये डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स दिया था उसको ट्रांसफर कर दिया और कोई इफेक्ट इस एडजस्टमेंट की नहीं होती है। उसके बाद था डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। तो देखो हमने ऑलरेडी इसका वर्किंग करके अमाउंट ढूंढ ली है। तो पहले प्लांट एंड मशीनरी के डेप्रीसिएशन की वैल्यू जो कि 20,000 के 20% यानी कि 4,000 हमने ढूंढ लिए थे, तो माइनस डेप्रीसिएशन 4,000, तो इसका आउटर कॉलम में अमाउंट जाएगा 16,000। और फर्नीचर एंड फिटिंग्स 5,000 रुपए के 5% 250 ये भी हमने ढूंढ लिए थे, तो माइनस डेप्रीसिएशन 250, तो यहां पे आउटर कॉलम में जाएंगे 4750। और ये 4000 की और 250 की दो इफेक्ट, एक हमने डाल दी और दूसरी दोनों की पी एंड एल में डेबिट साइड पे। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,000 रुपीज एंड डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स वाई 250 रुपीज। उसके बाद हमारा हिडन एडजस्टमेंट लीज होल्ड जो फैक्टरी है उसको राइट ऑफ करने वाला पूरा वर्किंग करके हमने देख लिया था। 6,000 रुपए एक ट्रेडिंग में डेबिट साइड और दूसरा असेट में से माइनस, तो यहां पे ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे लिखेंगे माइनस, सर यहां पे माइनस नहीं करना है, यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे राइट ऑफ लीज होल्ड फैक्टरी 6,000। और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे जो लीज होल्ड फैक्टरी लिखा है उसमें से माइनस कर देंगे राइट ऑफ 6,000 रुपीज। तो आउटर कॉलम में 30,000 में से 6,000 को माइनस करोगे तो जाएगा 24,000। और उसके बाद आखिरी वाला एडजस्टमेंट था हमारा जो पार्टनर की लोन थी 900 रुपीज, उसके ऊपर का इंटरेस्ट विजय की लोन का, तो एक पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड पर विजय लोन इंटरेस्ट
या फिर इंटरेस्ट ऑन विजयस लोन ऐसा लिखो चलेगा 900, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे इंटरेस्ट ऑन विजयस लोन 900। यहां पे दोस्तों हमारे एडजस्टमेंट्स के भी सारे इफेक्ट खत्म हो गए। तो अब फाइनल काम क्या करना है, टोटलिंग करके बैलेंसिंग करना है। तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट का टोटलिंग और बैलेंसिंग करेंगे। तो यहां पे देखो क्रेडिट साइड पे एक ही चीज है, तो वही टोटल हो जाएगा 30,900। टोटल में नीचे डबल लाइन करनी है, सेम टोटल हम लोग डेबिट साइड पर भी लिख देंगे 30,900। और इस टोटल में से यानी कि 30,900 में से डेबिट साइड पे जो भी अमाउंट है उसको माइनस कर रहे हैं वन बाय वन। तो देखो -2,000 एंड -6,000, तो 22,900 ये हमारा हो गया रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पे हम लिख देते हैं 22,900 रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। और ये रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट है तो कहां ट्रांसफर होगा, P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो यहां पे P&L में क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखेंगे रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 22,900। अब देखो वैसे क्रेडिट साइड का टोटल करना होता है, पर यहां पे देखो क्रेडिट साइड की अमाउंट काफी कम है, और डेबिट साइड पे अगर आप देखोगे तो यहां पे पहला सैलरी है 18,500, फिर आप देखोगे तो ये डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,000, ये दो को मिला के ही 22,500 तो हो ही जाता है, और बाकी की सारी अमाउंट है। मतलब ये क्लियर दिख रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग यहां पे पहले डेबिट साइड का टोटल कर देते हैं। वैसे तो कोई भी ज्यादा हो सकता है, तो अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो दोनों साइड का टोटल करके रफ में लिख दो, और फिर जो टोटल ज्यादा हो उसको दोनों साइड पे रख के फॉलो करना है। पर यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, चेक कर लेते हैं। चलिए डेबिट साइड के टोटल के लिए सबसे पहले 18,500 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 400 प्लस 4,000 प्लस 250 एंड प्लस 900। तो देखो 26,550, जबकि क्रेडिट साइड पे 22,900 और 380 ही है, मतलब अमाउंट क्रेडिट साइड की ऑब्वियसली कम होगी। तो ये जो डेबिट साइड का ज्यादा हुआ उसी को हम लोग दोनों साइड पे रख देते हैं 26,550। अब ये क्रेडिट के जो अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे इसमें से। तो 26,550 माइनस 22,900 माइनस 380, तो बैलेंस कितना बचा 3270। अब देखो दोस्तों वैसे ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस होगा क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ है, और उसके बाद इसको ट्रांसफर किया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पर यहां पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं आती है, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए ही नहीं कहा है। तो आप लोग डायरेक्टली अगर हम एग्जांपल के इंस्ट्रक्शन फॉलो करें तो आप इसे डायरेक्टली डिविजिबल लॉस लिख के जय और विजय के बीच में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके सीधा करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, हम एग्जांपल की सिस्टम को फॉलो करें तो। पर जो पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में होता है नॉर्मल, वो क्या कि ये हमारा हो गया नेट लॉस, उसको फिर हम ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और उसमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं आपको वही सिस्टम फॉलो करवा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में सब चीजें बनानी हो तो आपको ये क्लियर पता हो। बाकी मैंने कह दिया कि अगर आप एग्जांपल के इंस्ट्रक्शन फॉलो करो तो सीधा ये 3270 डिविजिबल लॉस जय और विजय के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके इसको सीधा करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दोगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीच में पिक्चर में ही नहीं आएगा, पर मैं यहां पे आपको सारे स्टेप समझा रहा हूं। तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे नेट लॉस, जो कि P&L अकाउंट का रिजल्ट होता है, और ये नेट लॉस 3270 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि और कोई चीज P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं है, तो यही हमारा टोटल हो जाएगा 3270, और यही हमारा नेट लॉस के बाद डिविजिबल लॉस भी बन जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख देंगे डिविजिबल लॉस 3270
0। अगर कोई इफेक्ट यहां पे होती तो वो प्लस माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता उसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस कहते, और उसको पार्टनर जय और विजय के बीच में उनका P&L रेशियो जो कि इस एग्जांपल में इक्वल है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इक्वल के लिए 3270 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि दोनों पार्टनर का लॉस होगा 1635। तो यहां पे 1635 और इसके भी 1635, और ये डिविजिबल लॉस है दोस्तों। तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाएगा डिविजिबल लॉस 1635 दोनों का। अब हम लोग करंट अकाउंट का टोटलिंग और बैलेंस ढूंढेंगे। तो देखो यहां पे जय का क्रेडिट साइड पे बैलेंस था 20,000, तो वही ज्यादा होगा। तो यहां पे जय के जो 20,000 ज्यादा हो रहे हैं उसी को दोनों साइड पे लिख देंगे, मतलब क्रेडिट साइड पे 20,000 और उसी को हम डेबिट साइड पे लिख के ये डेबिट साइड की जो अमाउंट है उसको ये 20,000 से माइनस करते हैं, मतलब -2,000 एंड -1635। तो बैलेंस क्या बचा 16365। तो वो लिख देंगे यहां पे 16365। ये क्या हो गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जिसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ले जाता है, क्योंकि ये करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हुआ, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था। तो इसको करंट अकाउंट को यहां पे क्रेडिट साइड का जो बैलेंस आया उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं करंट अकाउंट ऑफ जय, और अमाउंट क्या आई 16365। और उसी तरह से विजय का, तो विजय का देखो डेबिट साइड पे टोटल ज्यादा होगा क्योंकि क्रेडिट साइड पे तो कोई अमाउंट ही नहीं है। तो डेबिट साइड का 5,000 प्लस 1635, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, सीधा ऐड कर देंगे 6635, और यही उसका बैलेंस भी बन जाएगा 6635। और यहां पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ दोस्तों, तो इसको डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कहेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और ये डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखा जाता है। तो असेट साइड पे हम लोग लिखेंगे करंट अकाउंट ऑफ विजय, और उसकी वैल्यू आई है 16635। और अब ये करंट अकाउंट का भी बैलेंस लिख दिया, मतलब हमारा फाइनल स्टेप क्या रहा बैलेंस शीट का टोटलिंग और बैलेंसिंग। तो पहले लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं, देखो 1,40,000 प्लस 16,365 प्लस 30,000 प्लस 16,000 प्लस 900, यानी कि 2,03,265। तो इसको हम लोग लिख देंगे लायबिलिटी साइड पे 2,03,265, 2,03,265, और नीचे डबल लाइन। और लायबिलिटी के टोटल के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा असेट साइड का टोटल करेंगे। तो देखो असेट साइड पे 27,300 प्लस 280 प्लस 7,000 प्लस 40,000 प्लस 17,100 प्लस 60,000 प्लस 16,000 प्लस 4,750 प्लस 24,000 प्लस 200 प्लस 6635। तो देखो टोटल कितना हो गया 2,03,265, एग्जैक्टली लायबिलिटी जितना। बल्ले बल्ले एंजॉय करो, पहली ही अटेम्प्ट में हमारा पूरा एग्जांपल अच्छे से टैली हो गया। पर वो कब, जब हमने ध्यान से स्टेप टू स्टेप सारी चीजें फॉलो करेंगे तब। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। पहले लिख देते हैं टोटल 2,03,265। तो दोस्तों यहां पर हमारा ये पूरा एग्जाम्पल खत्म हुआ। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी चीज इसकी बाकी हो वो आप लोग अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कर दो, और जरूरत लगे तो इस पूरे वीडियो सेशन को फिर से एक बार देखो, ताकि सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे पॉइंट्स आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए, और आप पूरे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ बोर्ड में जब एग्जाम्पल सॉल्व करो तो भी फुल मार्क्स सिक्योर कर सको। सो दैट्स द एंड फ्रॉम माय साइड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।